नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्त मेरा नाम है हेमंत बड़ौदे और हमने जीएस का एक लेक्चर शुरू किया है। जीएस की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसके अंतर्गत हमने भारत का सामान्य भूगोल के बारे में आपको जानकारी दी। तो उसी के तहत हम आगे पढ़ेंगे। पहले देख लेते कल क्या क्या पढ़ा था भाई। कल हमने अक्षांश स्थिति, देशांतरी स्थिति पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है, भारतीय मानक समय क्या होता है, ये पढ़ चुका है। भारत के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये पढ़ चुके हैं। और उन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चले इसके बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन और है पड़ोसी देशों के साथ, वो आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चले। अच्छा, सबसे पहले समझो, यहाँ पर एक देश था जिसका नाम पाकिस्तान था। यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर क्या है, नेपाल, यहाँ पर भूटान है, भूटान, और यहाँ पर क्या है आपका म्यांमार है, और यहाँ पर है बांग्लादेश। बहुत ध्यान से समझना, कल का जो डेटा है उसी से यहाँ पर आंसर निकलेंगे आपके। सबसे पहले समझो, यहाँ पर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य को हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इधर जम्मू कश्मीर है और इस छोर पर क्या होगा आपका लद्दाख। दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, J&K की, मतलब जम्मू और कश्मीर की। क्वेश्चन आ गया, जम्मू कश्मीर कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? आपका आंसर आएगा 2। कौन कौन से? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जम्मू कश्मीर किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? आपका आंसर आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चीजें समझ रहे हो आप लोग? चलें, यहाँ पर है लद्दाख। लद्दाख के बाद यहाँ पर आता है नेपाल। समझो, यहाँ पर आपने लद्दाख पढ़ा था, लद्दाख, और लद्दाख के बाद हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पढ़ा था, और हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड जब आपने पढ़ा था दोस्त, और चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले जब हमने राज्य पढ़े थे, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जब पढ़े थे, तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड दोनों में कॉमन है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो उत्तराखंड है ये चाइना और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन ये आ गया, उत्तराखंड निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? और आपको ऑप्शन में ऑप्शन आ गए तो आप आंसर क्या लगाओगे, चाइना और नेपाल। चीजें समझ रहे हो? उसके बाद देखो, उत्तराखंड के बाद क्या आता था, यूपी, फिर क्या आएगा, बिहार के बाद इस साइड क्या आता था भाई, यहां पर सिक्किम को बहुत ध्यान से समझना। सिक्किम, दोस्त समझना मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमने नेपाल पढ़ा था तब भी सिक्किम कॉमन था, भूटान पढ़ा था तब भी सिक्किम कॉमन था, और चाइना पढ़ा था तब भी सिक्किम क्या था, कॉमन था। इसका अर्थ क्या हुआ, सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और वो कौन कौन से देश होंगे? तो आपका आंसर आएगा नेपाल, भूटान और चाइना। चीज समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम हमने क्या रखा भाई, अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे हो? क्वेश्चन आ गया, अरुणाचल प्रदेश किन कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 2। पहला देश होगा आपका चाइना और दूसरा होगा म्यांमार। समझ में आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? आपका आंसर आएगा चाइना और म्यांमार। चीज समझ रहे हो? चले, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पर एक राज्य होता है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चीज समझ रहे हो दोस्त? पश्चिम बंगाल, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। उसका कारण ये है कि हम पश्चिम बंगाल को नॉर्मली समझते ये हैं कि ये वाला क्षेत्र अगर बांग्लादेश है तो उसके साइड में पश्चिम बंगाल है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल को आप मैप पे देखोगे तो पश्चिम बंगाल सिर्फ इतना नहीं है, ये ऊपर तक के फैला हुआ है। चीज समझ रहे हो? तो इस तरह से पश्चिम बंगाल जो है यह भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। वह देश कौन कौन से होंगे? तो आपका आंसर आएगा सबसे पहले बांग्लादेश, ठीक है, फिर आएगा भूटान और फिर आएगा नेपाल। ठीक है, कौन से 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल? आपका आंसर है 3। कौन कौन से? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। चीज समझ रहे हो? तो यहां से हमने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ लिए दोस्त। पहला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? आपका आंसर आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चीज समझ गए? अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया उत्तराखंड किन किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? आपका आंसर आएगा चाइना और नेपाल। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सिक्किम कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है या फिर कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका आंसर आएगा कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है भाई। और वो कौन कौन से देश है? तो नेपाल, भूटान और चीन। चीजें समझ गए आप लोग? ठीक, आगे समझो। क्वेश्चन आ गया, अरुणाचल प्रदेश किन 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है? आपका आंसर आएगा चाइना और दूसरा म्यांमार। चीज समझ रहे हो आप लोग? और उसी तरह से पश्चिम बंगाल से आ गया, तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है भाई। पहला कौन सा आ जाएगा? बांग्लादेश, सेकेंड आ जाएगा भूटान और थर्ड आ जाएगा नेपाल। तो ये यहां से कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब एक बात समझो आप, हमने यहां पर कुछ जलीय क्षेत्र पढ़े थे क्या? और ये जो जलीय क्षेत्र है इसका हमने नाम दिया, क्या नाम दिया भाई? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इसी तरह से यहां पर भी कुछ जलीय क्षेत्र था, इसको क्या नाम दिया था भाई हमने? अरब सागर, अरब सागर दिया था। यहां पर कुछ द्वीप समूह थे जिसका नाम हमने अंडमान निकोबार रखा, और यहां पर क्या था? लक्षद्वीप। फिर हमने यहां पर एक छोटा सा देश बनाया, इसका नाम क्या रखा भाई हमने? श्रीलंका। और यहां पर छोटे छोटे द्वीप समूह वाला एक और देश है जिसका नाम क्या था? मालदीव। चीज समझ गए? अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे कि भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, या भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? छोटा सा क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? मैं ऑप्शन बताता हूं आपको, 7, 9, 3 और 11। इन 4 में से आंसर क्या होगा? आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे मैं क्या बता रहा हूं, ये भी जलीय क्षेत्र है, ये भी जलीय क्षेत्र है, इधर भी जल है। समझ रहे हो आप लोग? अगर जलीय क्षेत्र है, अब समझो, क्या भारत पूरी तरह से स्थलीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में बात करें, इन वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर स्थलीय तो है, लेकिन भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहां पर जलीय क्षेत्र आ जाता है। इसका मतलब भारत तटीय भी है और स्थलीय क्षेत्र में भी है। चीज समझ रहे हो? अच्छा, तटीय का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि उसके तटीय क्षेत्र में क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां से इस डेटा को बहुत ध्यान से समझना दोस्त। यहां पर आता है गुजरात, क्या नाम है इसका? गुजरात। और ये रहा आपका यहां पर पश्चिम बंगाल। और अगर मैं जहां जहां पेन चला रहा हूं उस चीज को समझो, इस तरह से, इस तरह से मैं यहां पर एक रेखांकन करूं और आपसे पूछूं, अच्छा ये स्थलीय क्षेत्र या जलीय क्षेत्र है? तो आप बोलोगे स्थलीय क्षेत्र है, तो इसे हम कहेंगे भारत की स्थलीय क्षेत्र की लंबाई, स्थलीय क्षेत्र की लंबाई, भारत के स्थलीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है? सीधी सी बात है, अच्छी खासी होगी। हम गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के आ रहे हैं, तो भारत के स्थलीय क्षेत्र की दोस्त टोटल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर। समझ में आया क्या? भारत के स्थलीय क्षेत्र की लंबाई कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर। चीज समझ रहे हो? अच्छा, अब अगर मैं स्थलीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो जलीय क्षेत्र होगा या नहीं? तो जलीय क्षेत्र कौन सा होगा? गुजरात से वापस से आप यहां से इस वाले क्षेत्र से आओगे तो ये पश्चिम बंगाल को कवर करोगे। समझ रहे हो आप लोग? तो ये भारत की क्या हो गई? जलीय सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? अब बहुत ध्यान से समझना, जब मैं भारत के तटीय सीमा की लंबाई की बात करता हूं दोस्त, तो वहां पर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों भी तो भारत का हिस्सा हुए ना। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को काउंट करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन कुछ और बनेगा, इसके बाद हम वो समझेंगे। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई होती है दोस्त 6,100 किलोमीटर। समझ में आया क्या? ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय
सीमा की लंबाई, सीधी सी बात है 6100 से तो अधिक होगी, कितनी होगी 7516.5। ये भारत की तटीय सीमा की, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई हो गई भाई। तो यहाँ से 3 डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्या कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, आपका आंसर आएगा 15,200 किलोमीटर। चीज समझ रहे हो। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, आपका आंसर आएगा 6100 किलोमीटर, ठीक है। और द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई, तटीय लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर आएगा 7516.5। क्या चीज समझ पा रहे हो आप लोग। इतनी चीज कंप्लीट हुई क्या, मिटा दो इसको मैं। चलो तो क्या क्या पड़ा भाई, स्थलीय सीमा की लंबाई होगी थी कितनी 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई भाई 6100 किलोमीटर, और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई, तो आपका आंसर आएगा कितना 7516.5। चीज समझ पा रहे हो। चले आगे पढ़े अपन, आगे पढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पर तटीय सीमा बना रहा हूं तो सीधी सी बात है ऐसे कुछ राज्य होंगे जो तट पर स्थित होंगे, बिल्कुल होंगे। और कौन कौन से राज्य हैं उनकी बात करते हैं अपन। समझो यहाँ पर गुजरात तो है ही है, गुजरात के बाद यहां पर आता है महाराष्ट्र। कौन सा आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आएगा गोवा, ठीक है। गोवा के बाद आएगा कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक के बाद दोस्त यहां पर आएगा केरल, ठीक। केरल के जस्ट साइड में आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है उड़ीसा, उड़ीसा, और यहां पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। दोस्त काउंट तो करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या समझे यहां से क्वेश्चन। यहां से पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट पर स्थित है, आपका आंसर आएगा 9 राज्य। कितने राज्य भाई 9। अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से राज्य तो आप इजीली बता दोगे। देखिए यहां पर एक बार, ठीक है, एक बार देख के बोलेंगे, एक बार बिना देख के बोलेंगे। देखिए भाई आप लोग, पहला क्या है गुजरात है, दूसरा कौन सा है महाराष्ट्र है, फिर कौन सा है गोवा है, फिर कौन सा है कर्नाटक है, फिर कौन सा है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चीज समझ में आ रही है। अब देखो मैं यहां से मध्य से एक लाइन खींच दे रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र होगा इसे आप कहोगे पूर्वी तट है, इधर क्या कहोगे पश्चिमी तट है। क्वेश्चन क्या है समझना, बहुत ध्यान से समझना। भारत के तटीय राज्य कितने हैं, संख्या में 9। कौन कौन से भाई गिन के बताओ, वापस से मेरे साथ बोलेंगे आप लोग। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद क्या जाएगा कर्नाटक, केरल, कितने हुए 5। इसके बाद आगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब अगर आप मैप को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूर्वी तट की बात कर रहा हूं तो यहां पर 4 राज्य है, और जब मैं पश्चिमी तट की बात कर रहा हूं तो यहां पर 5 राज्य है। बेसिक सा क्वेश्चन समझना क्या है, पूर्वी तट पर कितने तटीय राज्य स्थित है, संख्या में बताओगे कौन कौन से 4। क्वेश्चन ये आ गया कौन कौन से, क्या बताओगे भाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चीज समझ में आ रही है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई पश्चिमी तट पर कितने राज्य है तो आप बताओगे 5। कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। चीज समझ में आ रही है, ठीक। अब बात करते हैं, क्या भारत के जितने भी राज्य है उनका क्षेत्रफल समान होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्या उनकी तटीय लंबाई समान होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसका अर्थ तो यह हुआ ना कि तट में कुछ ऐसे राज्य होंगे जो बड़े होंगे, कुछ ऐसे राज्य होंगे जो छोटे होंगे। तो हमें पूरे की लंबाई कितनी है ये याद रखनी नहीं है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो कितने तटीय राज्य है, आपका आंसर आएगा कितने 9 है। पूर्वी तट पर कितने हैं तो आप बताओगे 4। कौन कौन से भाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उसी तरह से पश्चिमी तट पर कितने हुए तो आप बताओगे 5 है। कौन कौन से कर्नाटक, केरल, गोवा, इसके बाद
बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात। अब क्वेश्चन क्या है समझना, दूसरा क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा हूं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका आंसर आएगा गुजरात। कितना, कौन सा है भाई? गुजरात। लगभग कितना है तो आप 1200 के आसपास बता दोगे। कितना किलोमीटर है भाई? 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी तटीय सीमा की लंबाई होती है। वैसे आपको ये क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी लगभग इतना है। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझो, अगर सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य होगा तो इसका अपोजिट क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अपोजिट क्वेश्चन क्या होगा भाई? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, छोटी तटरेखा वाला राज्य बिल्कुल होगा एक ना एक। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका आंसर आया था गोवा, तो तटी में भी सबसे छोटा कौन सा होगा? गोवा होगा। हो गया नहीं? अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझना। जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो आप इसे प्रायद्वीपीय भारत नहीं कहोगे। क्वेश्चन ये आ गया, प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? प्रायद्वीपीय भारत, क्वेश्चन क्या है भाई? प्रायद्वीपीय भारत, या फिर इसी को क्या बोल रहे अपन? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा बताया दोस्त? आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है? आंध्र प्रदेश। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, 1 2 3। क्या क्या क्वेश्चन हुए? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात। अब लंबी तटरेखा वाला है तो छोटी तटरेखा वाला भी होगा, कौन सा होगा भाई? गोवा। और प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हुआ? तो आंध्र प्रदेश। क्या इतने क्वेश्चन समझ पाए आप लोग? पक्का? चले मिटा दे इसको हम। आगे समझो भाई थोड़ा। चले एक काम करते, इस मैप को भी मिटा ही देते हैं। देखो अब मैं भारत का मैप नहीं बनाऊंगा, एकदम सिंपल सी चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैं एक इस तरह का डायग्राम बना रहा हूं और इस तरह के डायग्राम में आपको दिशाओं का ज्ञान होगा। इधर क्या होता है भाई? इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है? दक्षिण, इधर क्या होता है? पूर्व, और इधर क्या होता है? पश्चिम। पता है ना? पश्चिम। चलो अब भारत की जब आप बात करते हो तो सीधी सी बात है, भारत का एक ऐसा बिंदु होगा जो सबसे उत्तरी होगा और एक ऐसा बिंदु होगा जो सबसे दक्षिणी होगा। अच्छा, जब भी मैं सबसे दक्षिणी की बात करता हूँ दोस्त, तो आप यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात नहीं करोगे। यहाँ पर कुछ द्वीप समूह भी तो है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अंडमान निकोबार। और वो सबसे दक्षिण में है वास्तव में। समझ में आ रहा है? चलो, एक ऐसा बिंदु होगा जो सबसे पूर्वी होगा और एक ऐसा बिंदु होगा जो क्या होगा? सबसे पश्चिमी होगा। तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, तो आप ये बता पाओगे कौन सा होगा भाई? यहाँ पर JNK मतलब जम्मू और कश्मीर। राज्य नहीं है वो, क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पर आएगा तमिलनाडु। ये क्या हुआ आपका? अंडमान निकोबार। समझ रहे हो इस चीज को? यहां पर क्या आएगा? गुजरात। चले,
तो यहां पर आपने बता दिया कि भाई कौन कौन से राज्य, कौन सा राज्य उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, कौन सा पूर्व में और कौन सा पश्चिम में। तो उत्तर में क्या हो गया जम्मू कश्मीर, दक्षिण में क्या हो गया तमिलनाडु, और अगर एकदम दक्षिणतम छोर की बात करोगे तो आप अंडमान निकोबार की बात करोगे, और दक्षिणतम राज्य की बात करोगे तो किसकी बात करेंगे, तमिलनाडु की। अब राज्य की मैं बात कर रहा हूं, तमिलनाडु आंसर क्यों है भाई, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश, तमिलनाडु क्या है आपका राज्य। चीज समझ रहे हो। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो गया, गुजरात। चले अब क्वेश्चन क्या है समझना, जम्मू कश्मीर का भी तो एक ऐसा कोई ना कोई बिंदु होगा ना जो सबसे उत्तर में होगा, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का। तो यहां पर मैंने ये जो बिंदु बनाया है इसका एक नाम दोगे आप, जिसको बोलेंगे अपन इंदिरा कॉल। क्या नाम होगा भाई, इंदिरा कॉल। अगर मैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करूं तो वो अंडमान निकोबार में होगा, इसका नाम क्या होगा भाई, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। अब दोस्त एक चीज और समझना, इंदिरा पॉइंट की जब मैं बात करता हूं तो इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट, इसी को हम इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। तो ये सब एक ही है, इंदिरा पॉइंट बोल लो, पार्सन पॉइंट बोल लो या पिगमिलियन पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने जब यहाँ पर अंडमान निकोबार लिखा है तो दो शब्द लिखे हैं एक ही, तो आप बोलोगे दो शब्द लिखे हैं, एक अंडमान और एक निकोबार। तो वास्तव में अंडमान और निकोबार दो अलग अलग क्षेत्र है एक ही, लेकिन जब आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो अंडमान उत्तरी क्षेत्र होता है, निकोबार दक्षिणी क्षेत्र होता है। और निकोबार भी जो है ये भी दो भागों में टूटा हुआ है, एक होता है निकोबार और दूसरा होता है कार निकोबार। तो जो सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कार निकोबार। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इंदिरा पॉइंट की या पार्सन पॉइंट की या पिगमिलियन पॉइंट की, तो आप बोलोगे कार निकोबार में स्थित है। समझ में आ रहा है। तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया भाई, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट, या फिर क्या बोल लेंगे इसको, पार्सन पॉइंट या फिर पिगमिलियन पॉइंट। आपसे पूछ लिया इंदिरा पॉइंट कहां पर है, आप बताओगे जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछ लिया इंदिरा पॉइंट कहां है, तो आप बताओगे अंडमान निकोबार में। चलो अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं आया, निकोबार ऑप्शन में नहीं आया, तो क्या बताओगे, निकोबार या फिर कार निकोबार भी बता सकते हो। समझ में आ रहा है। अब बात कर लेते पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की। अच्छा, आपके माइंड में एक चीज चलेगी, अगर यहां का पॉइंट है तो भारत का मुख्य पॉइंट भी होगा दक्षिणतम। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि भारत के मुख्य भूमि का तटीय सबसे दक्षिणतम पार्ट कौन सा होगा, तो सबसे पहले तो पता है तमिलनाडु का ही एक शहर है जिसको बोलते हो आप कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है ना। तो कन्याकुमारी का ही एक क्षेत्र होगा, इसको बोला जाता है दोस्त कोबाला पॉइंट, कोबाला पॉइंट। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कोबाला पॉइंट। कहां पर होगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। चीज समझ में आ रहा है। अच्छा, कोबाला पॉइंट नहीं, केप कोमोरिन होना चाहिए, केप कोमोरिन है, केप केमोरिन, केप केमोरिन। चीज समझ में आ रही है, केप केमोरिन है। कहां पर मिलेगा आपको, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक, अब बात कर लेते हैं सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु की। पूर्वी बिंदु कहां होगा अभी, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु कहां होगा, गुजरात में। तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसको हम नाम देते हैं किबुथी। क्या नाम देते हैं, किबुथी। और जो गुजरात में है इसको हम नाम देते हैं गोहार मोती। इसको क्या नाम देते हैं, गोहार मोती। क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, आपका आंसर आएगा किबुथी। ये कहां पर स्थित है, आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे गोहार मोती। कहां पर है, तो आपका आंसर आएगा गुजरात में। तो ये भारत के कुछ मुख्य पॉइंट हो गए। अच्छा, जैसे मैंने अभी कोबाला पॉइंट की बात की तो समझ लेना यहां पर महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र, MH। यहां पर है कोबाला पॉइंट भाई। कोबाला पॉइंट कहां पर मिलेगा, महाराष्ट्र में, कोबाला पॉइंट। और महाराष्ट्र से एक चीज याद रखना, महाराष्ट्र वास्तव में एक द्वीप पर बसा हुआ है और उस द्वीप का नाम है सॉल्सेट द्वीप। सॉल्सेट द्वीप, ठीक है। महाराष्ट्र किस द्वीप पर बसा है, तो आप क्या बताओगे, सॉल्सेट द्वीप पर।
तो क्या इतनी चीज समझ पाए आप लोग? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य में है? क्या आंसर है भाई? जम्मू कश्मीर। उसका नाम क्या है? आप बताओगे इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। क्या किसके इसके अन्य नाम भी है? बिल्कुल है, पार्सन पॉइंट, या इसी को क्या बोल लोगे आप? पिगमिलियन पॉइंट। कहां पर स्थित है भाई? अंडमान निकोबार में या फिर निकोबार में। ये भी ऑप्शन में नहीं आया तो क्या बताओगे? कार निकोबार में। उसी तरह से भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पार्ट कौन सा होगा? तो आप बताओगे केप केमोरिन। कहां पर स्थित है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु में। उसी तरह से पूर्वी कौन सा हो जाएगा? किबूती। कहां पर मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी कौन सा हो गया? गुहारमोती। ठीक है, ये कहां मिलेगा आपको? गुजरात में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट किया भाई अपन ने। मिटा दूं इसको मैं? बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। मिटा दूं? चले, तो इतनी चीज मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में नहीं आ रही है तो योगा कीजिए भाई आप लोग, दिमाग चलेगा उससे सुबह सुबह। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ पुराने क्वेश्चन हैं जिसको मैं रिवीजन कराना चाहूंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत भारत कवर करता है, तो आपका आंसर आया था 2.42% कवर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर आया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब समझना दोस्त, भारत है, ये क्या हुआ? भारत है। तो क्या भारत एक एकदम मैदानी भाग है? क्या भारत में कुछ अन्य प्रकार के स्थलाकृतियां नहीं होंगी? अन्य प्रकार के मतलब यहां पर भाई पहाड़ भी होंगे या नहीं? यहां पर पठार भी होंगे नहीं? यहां पर पर्वत भी होंगे और यहां पर मैदान भी होंगे। समझना, जब मैं विश्व को एकदम 100% मान रहा था तब टोटल विश्व का कितना परसेंट हुआ था भारत का क्षेत्रफल? 2.42%। अगर मैं पर्टिकुलर भारत के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो कितना होगा भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये भी तो अपने आप में 100% हुआ ना। और जब हम बात करते हैं कि भारत एक सपाट क्षेत्र नहीं है, भारत में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, और मुख्य रूप से ये 4 मैंने लिखी। कौन कौन सी? पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। समझ में आ रहा है भाई? सबसे ऊंचे कौन होते हैं? पर्वत होते हैं, फिर क्या होता है आपका? पहाड़ होता है, फिर पठार होता है, और फिर क्या होगा? मैदानी भाग होगा या नहीं? चले, तो जब मैं पर्वतीय क्षेत्रों की बात करता हूं तो दोस्त क्या पर्वत बहुत ज्यादा है? क्या बहुत ज्यादा क्षेत्र को कवर करेंगे? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। लगभग कितने क्षेत्र को कवर करेंगे? अगर ये 100% में मानो तो इसका कितना प्रतिशत भाग पर्वत है? तो आप बोलोगे 10.7% भाग क्या है? पर्वत है। समझ में आ रहा है? टोटल कितना? 10.7 भाग क्या है? पर्वत है। अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूंगा तो 18.6% भाग क्या होगा भाई? 18.6% भाग क्या हो गया? पहाड़ हो गया आपका। ठीक है, अब मैं जब पठार की बात करता हूं तो पठार तो इससे ज्यादा हुए ना। पठार लगभग कितना होगा? लगभग 27% मान लो आप। ठीक है, और जब आप मैदानी क्षेत्र की बात करोगे तो मैदानी क्षेत्र 43% कवर करता है। अच्छा, आप इसको जोड़ोगे तो लगभग 100 आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट 100 आएगा, लगभग 100 लेकर आओगे आप, है ना। थोड़ा बहुत परसेंटेज में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको ये डेटा याद रखना है, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से याद रखना दोस्त। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। लेकिन भारत पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां भी है। कौन कौन सी होगी? तो आप बोलोगे पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, पठार है, और क्या है? मैदान सबसे ज्यादा प्रतिशत भाग कवर करता है। और कितना प्रतिशत? तो 43%। पर्वत कितना भाई? 10.7। पहाड़ कितना? 18.6। और पठार कितना? लगभग 27%। चीज समझ में आ रही है? क्या इस तरह के क्वेश्चन बना पाओगे आप लोग? आगे पढ़े, चलो आगे पढ़ते हैं भाई। मिटा दे इसको। चले आगे पढ़ते हैं। अब चीज समझना, मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, समझो। ये रहा आपका दक्षिण भारत,
ठीक है, लगभग ऐसे ही होता है दक्षिण भारत। अब मैंने आपको बताया था कि इस छोर पर एक जलीय क्षेत्र और उसका नाम हमने दिया क्या, बंगाल की खाड़ी, है ना। और इधर क्या होता है भाई, अरब सागर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर कुछ द्वीप है क्या, इसका नाम हमने कुछ दिया भी, क्या दिया, अंडमान निकोबार, है ना। और ये क्या हो जाएगा यहां पर इस तरह, इधर क्या हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। अब मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझो, क्या ये द्वीप है, ये भी द्वीप है, तो ऐसा होगा ना कि भारत में ऐसे गिनती में कुछ ना कुछ द्वीप होंगे, होंगे या नहीं। तो क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझो, क्वेश्चन आ गया कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या, क्वेश्चन समझ रहे हो, भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है दोस्त, तो आपका आंसर आएगा 247 द्वीप है। कितने द्वीप है, 247। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत लोकेशन देखा होगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का, तो आप मुझे बताया भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा है, अंडमान निकोबार। उससे छोटा क्या है, लक्षद्वीप है। लेकिन अगर मैं पूछूं क्या द्वीपों की मैं बात जब भी करता हूं तो क्या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ही द्वीप है, तो ऐसा नहीं है, द्वीप और भी जगह है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो मुंबई है ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, मतलब वो भी तो द्वीप हुआ ना। जैसे जब आप यहाँ गुजरात की आकृति की बात करो तो यहाँ पर भी कुछ द्वीप है या नहीं। जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, वो भी तो भारत का हिस्सा हुआ है, उसे भी तो हम द्वीप मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे टोटल द्वीपों की मैं बात करता हूं तो टोटल द्वीप कितने हुए भाई, 247। अगर मैं 247 द्वीपों का विभाजन करूं तो बहुत ध्यान से समझना कि 247 द्वीपों में से कितने, 204 द्वीप कहां पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा बंगाल की खाड़ी में। कहां पर भाई, बंगाल की खाड़ी में। अगर 247 में से 204 हटा दोगे तो बचेंगे कितने भाई, 43 द्वीप। और ये 43 द्वीप कहाँ है पाए जाएंगे, तो आप बताओगे अरब सागर में। क्या ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग, ये डिवाइडेशन समझ में आया आपको कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, आपका आंसर आएगा 247। समझ में आ रहा है, 247 में से कितने बंगाल की खाड़ी में, तो आप बताओगे 204। बचे कितने, 204 को घटा दो 43, और ये कहां पाएंगे, अरब सागर में। अब मैंने आपको ये बताया कि लक्षद्वीप कहाँ है भाई, अरब सागर में। तो आपका एक दिमाग चल रहा होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आप बिना सोचे समझे आंसर बता दोगे 43, और मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है ये। क्यों है, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने इधर आपको द्वीप बनाकर बताया भी कि इधर भी बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। जैसे आप दमन एवं दीव की बात करते हो तो दीव क्या भाई एक द्वीप है कि नहीं है, ठीक। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के पर्टिकुलर हम द्वीपों की बात करें दोस्त, तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप होते हैं। कितने द्वीप होंगे, 36। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसानी से हम गलत कर देते हैं। क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया कि भाई अरब सागर में कितने द्वीप है, और आपको माइंड में ये रहा कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना है, आप लगा दोगे 36, आंसर गलत। अरब सागर में कुल कितने द्वीप है, अरब सागर में 43 द्वीप है। 43 में से 36 द्वीप किससे, 36 द्वीपों में क्या है, लक्षद्वीप, बाकी जो अन्य द्वीप है इधर कुछ है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अंडमान निकोबार में कितने हैं भाई, उस मतलब बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 204। अब ये मत समझना कि 204 पूरे के पूरे क्या होंगे अंडमान निकोबार में होंगे, नहीं, कुछ क्या होंगे यहाँ पर जब आप पढ़ोगे, यहाँ पर जब आप बांग्लादेश पढ़ोगे, और बांग्लादेश के बाद जब मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा, और इधर से एक नदी आएंगी जिसे हम गंगा नदी कहते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी, और एक नदी आएंगी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये यहाँ पर बहुत सारे डेल्टा बनाती है, इन डेल्टाओं के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बन गए हैं, ठीक है। ये द्वीप समूह भी कुछ भारत का हिस्सा है और कुछ किसका हिस्सा है, कुछ हिस्सा होगा भाई आपके बांग्लादेश का। समझ में आ रहा है, तो क्या इतनी चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी होगी, कितना बताओगे आप, 247। 204 किस में आएंगे, बंगाल की खाड़ी में, 43 किस में आएंगे, अरब सागर में, और लक्षद्वीप में कितने हैं, तो 36। समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया।
अब यहां से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं यहां से। देखो यहां पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और ये समझना ये उत्तर भारत है दोस्त, और ये हमारा पूर्वोत्तर भारत हो गया, ठीक है। लगभग समझना, एग्जैक्ट मैप तो नहीं बना पाया मैं। क्या आपको ये पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है? और हिमालय पर्वत की आकृति की बात करोगे भारत के संदर्भ में तो आपको एक धनुष आकृति की मिलेगी। और हमने इस वाले क्षेत्र में देखा था कि यहाँ पर एक देश है भाई जिसका नाम है म्यांमार। क्या म्यांमार में भी हिमालय का एक भाग है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, और उसका नाम क्या है? तो अराकान योमा। अराकान योमा, ये आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अराकान योमा, अराकान योमा क्या है? तो आप बताओगे हिमालय पर्वत का वह भाग जो कहां पर है, जो म्यांमार में स्थित है, इसका नाम हमने अराकान योमा रखा। हमने नहीं रखा भाई, उन्हीं ने रखा है, ठीक है। अराकान योमा, अराकान योमा का ही बड़ा हुआ भाग क्या है? अंडमान निकोबार, जो कि जलमग्न है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे द्वीप है जो उठ चुके हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ गया अंडमान निकोबार किस पर्वतीय क्षेत्र का बड़ा हुआ भाग है, आपका आंसर आएगा अराकान योमा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया गया कि जो अंडमान निकोबार है ये कैसे निर्मित हुए, तो आप बोलोगे ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुए। ज्वालामुखी कैसे? ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुए। समझ में आ रहा है? अगर अंडमान निकोबार ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हो रहा है तो यहां से क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप जो है ये कैसे निर्मित हुए? तो आप बताओगे कि ये मूंगा चट्टानों के द्वारा निर्मित है। मूंगा चट्टान की बात कर लो, इसी को हम कोरल भी कह सकते हैं। कोरल चट्टान, मूंगा चट्टान या फिर कोरल चट्टानों के द्वारा किसका निर्माण हुआ है? तो लक्षद्वीप का हुआ है। चीज समझ में आ रही है भाई? ज्वालामुखी से कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप किससे बना है? तो मूंगा चट्टान या फिर कोरल से निर्मित है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा भाई अगर ज्वालामुखी से निर्मित है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ज्वालामुखी होना चाहिए, और बिल्कुल है भी। यहाँ पर देखो मैं दो छोटे छोटे द्वीप बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ये दिख पा रहा है आप लोगों को? बड़ा बनाऊं मैं, ये देखो इस तरह से, ये बड़े बना दिए मैंने, ठीक। अब भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। किसका भाग है? अंडमान निकोबार का भाग है। अगर ये ज्वालामुखी द्वीपों पर है तो इन द्वीपों के कुछ ना कुछ तो नाम होंगे ना? बिल्कुल होंगे। कहां पर स्थित है भाई? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसका भाग है? अंडमान निकोबार का भाग है। इनके नाम क्या है? एक का नाम है नारकोंडम और दूसरे का नाम है बैरन। एक का नाम क्या है? नारकोंडम और दूसरे का नाम क्या है? बैरन। तो बैरन ज्वालामुखी जो है ये कैसा ज्वालामुखी है? ये सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त। और जो नारकोंडम है ये कैसा है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब इसमें उद्गार होता रहता है। इसमें सदियों पहले हुआ था, अब तो नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? तो भाई ज्वालामुखी से कौन निर्मित हो गए? अंडमान निकोबार। क्या ज्वालामुखी है? तो बिल्कुल है। कितने हैं? तो दो, एक सक्रिय और एक कौन सा है? एक सुसुप्त है। सक्रिय कौन सा है? नारकोंडम। सुसुप्त कौन सा है? बैरन। समझ में आ रहा है? लक्षद्वीप किससे बना है भाई? कोरल या मूंगा चट्टान से। अब बता दो कितने द्वीपों से मिलकर बना है? आपका आंसर आएगा 36। क्या इस चीज को समझ पा रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? आगे बढ़े, मिटा दो इसको मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो समझो, ये आपका दक्षिण भारत हो गया। यहाँ पर कुछ जलीय क्षेत्र पड़े थे क्या अपन ने? बिल्कुल पड़े थे। ये कौन सा क्षेत्र है भाई? ये क्षेत्र है आपका कौन सा? बंगाल की खाड़ी है या नहीं? ये कौन सा क्षेत्र है? अरब सागर है या नहीं? यहाँ पर एक देश पढ़ा था आप लोगों ने, देश का नाम क्या है? श्रीलंका। देश का नाम क्या होगा? श्रीलंका। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो, यहाँ पर एक राज्य जिसका नाम तमिलनाडु है क्या?
कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। अब बीच में एक गैप है तो सीधी सी बात है यहां पर कुछ ना कुछ जलीय क्षेत्र ही होगा या नहीं? तो ये कैसा क्षेत्र है? जलमग्न क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र होगा? जलमग्न क्षेत्र। ये कौन सा देश हो गया? श्रीलंका। कौन सा देश हो गया भाई? श्रीलंका। क्या आपने कभी रामायण देखी है? रामायण में आपने देखा होगा कि जो राम भगवान हैं ये श्रीलंका जाते भाई रावण को मारने, जाते कि नहीं? अब सीधी सी बात है हनुमान जी तो उड़ के आ गए थे, क्या सभी वाराणसी ना उड़ के आएगी? बिल्कुल नहीं। क्या बनाएंगे? वो एक पुल बनाएंगे। तो यहां पर तमिलनाडु और श्रीलंका को आपस में मिलाने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया दोस्त। ये पुल देख पा रहे हो आप लोग? ये पुल, और ये जो पुल है इसको हम कहते हैं आदम ब्रिज। आदम ब्रिज, इसको आदम ब्रिज बोल लो या फिर राम सेतु पुल भी कह सकते हो। राम सेतु पुल। अच्छा जल्दी से क्वेश्चन मुझे बता दो कि जो राम सेतु पुल है या फिर आदम ब्रिज है, इस पर जो पत्थर में राम राम लिखा था वो किन दो व्यक्तियों ने लिखा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? चले, तो आदम ब्रिज या राम सेतु किन दो, किस किस के मध्य? तो आप बताओगे श्रीलंका और भारत के मध्य। चलो भारत ऑप्शन में नहीं है, राज्य दे दिया, तो क्या बताओगे आप? तमिलनाडु है। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो तो आपको आदम ब्रिज क्या है ये समझ में आ गया। चले आगे बढ़े अपन। चलो अच्छा एक जल्दी से 2-3 चीजें समझ लो भाई मैं क्या बता रहा हूं, फिर टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, देखो ये आपका भारत है, ठीक है, ये भारत है समझिएगा। यहां पर क्या था आपका? पाकिस्तान, यहां पर था अफगानिस्तान, यहां पर क्या था? चाइना, यहां पर था आपका नेपाल था, यहां पर भूटान था, यहां पर म्यांमार था, और यहां पर क्या था? बांग्लादेश। बांग्लादेश समझो। अगर पड़ोसी देश है तो सीधी सी बात है पड़ोसी देशों के साथ विवाद होते रहते हैं, होंगे नहीं, और विवादों की सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ठीक है, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करता हूं, पाकिस्तान के मध्य पाकिस्तान से हमारे हमेशा विवाद होते रहते हैं। किस वजह से होते? सीमा विवाद। कैसा विवाद भाई? सीमा विवाद। तो सीधी सी बात होगी सीमा विवाद है, सीमा विवाद होगा तो सीमा कभी ना कभी तो बनी होगी ना। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है इसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य? आपका आंसर आएगा भारत और बांग्लादेश। निर्धारण कब हुआ? तो आप बताओगे 1947 में। चीज समझ में आई? समझ पा रहे हो आप लोग? चूंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य एक सीमा है, और सीमा है तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। इसको बोलते हैं अपन डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। चलो डूरंड से क्वेश्चन याद आ रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डूरंड कब किस खेल से संबंधित है। समझ में आ रहा है? डूरंड कब किस खेल से संबंधित? क्वेश्चन क्या समझे यहाँ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। कब बनी थी? आपका आंसर आएगा 1896 में। कब बनी थी भाई? 1896 में। फिर अगले देश की बात करेंगे, चाइना। चाइना और भारत के मध्य कोई सीमा है क्या? बिल्कुल है। इसका नाम होगा मैक मोहन रेखा। कौन सी रेखा भाई? मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा के बारे में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। जो मेक मोहन रेखा है इसका निर्धारण हुआ था शिमला में। शिमला किसकी राजधानी है भाई? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका निर्धारण हुआ था। लेकिन ये वर्तमान में कहां कार्य करती? तो यहां पर। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक मोहन रेखा किन दो देशों के मध्य? आपका आंसर आएगा भारत और चाइना। कहां पर निर्धारण हुआ था? आप बताओगे कहां पर? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। वर्तमान में कहां कार्यरत है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चीज समझ में आ रही है? चाइना के साथ अगर सीमा विवाद है तो सीधी सी बात है नेपाल के साथ भी कोई ना कोई सीमा होगी। तो यहां पर सीमा थी और सीमा को विवाद सुलझाने के लिए एक संधि हुई थी, और उस संधि से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आ गया सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि किस देश के साथ हुई? तो आप बताओगे नेपाल के साथ। कब हुई थी? तो आपका आंसर आएगा 1815 में।
चीज समझ में आ गई। मेघमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ आप बताओगे? 1914 में। कब हुआ भाई? 1914 में। और अंतिम क्वेश्चन आज का, बांग्लादेश देख पा रहे हो आप लोग? बांग्लादेश के पास एक हमारा छोटा सा राज्य, इसका नाम हम देते त्रिपुरा। त्रिपुरा में आप अगर त्रि का मीनिंग निकालोगे, त्रि की मीनिंग 3 से होती है। 3 का मतलब यह हुआ कि जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। कितनी ओर से? 3 ओर से घिरा है। 3 ओर से कौन घिरा है भाई? त्रिपुरा। और दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य अगर कोई रेखा है तो उसका भी कोई नाम होगा, ठीक है? तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य जो रेखा है इसे कहते हैं हम शून्य रेखा। शून्य रेखा, या इसी को कहा जाएगा 0 डिग्री रेखा। जीरो रेखा, 0 डिग्री नहीं, 0 रेखा। क्या इतनी चीज समझ पाए आप लोग? बाकी का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।